कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी के व्यस्त शनि बाजार क्षेत्र में यातायात और जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। नगर निगम के 12 करोड़ रुपए की लागत से शनि बाजार रोड के चौड़ीकरण और नाले की शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है। परियोजना के तहत सड़क चौड़ी की जाएगी, जिसमें जाम और जल भराव से राहत मिलेगी। इस दौरान प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए 59 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं। वहीं नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और अतिक्रमणकारियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। वहीं यूयूएसडीए द्वारा नाले का निर्माण कार्य भी जारी है। देखिए, शनि बाजार का एक नाला चौड़ीकरण होना है और दूसरा उसमें सड़क का भी चौड़ीकरण प्रस्तावित है। इसी को देखते हुए क्योंकि यूएसडीए द्वारा वहाँ पे काम किया जा रहा है और पूर्व में राजस्व विभाग के साथ चिन्हीकरण किया गया था, जिसमें 59 अतिक्रमण पाए गए थे। 3 विभागीय संपत्तियों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और साथ ही जो 56 व्यक्ति हैं उनको पूर्व में नोटिस दिए गए थे, जिसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है और उनके द्वारा स्वयं ही अतिक्रमण वहाँ पर हटाए जा रहे हैं। यदि किसी के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो प्रशासन द्वारा बलपूर्वक इसको हटवा दिया जाएगा और नाला निर्माण के कार्य में किसी भी प्रकार का बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, नगर निगम द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जाती रही है और आगे भी की जाती रहेगी। हमारा व्यापारियों से विशेष रूप से अनुरोध रहेगा कि अपील भी है, अनुरोध भी है कि यह बाजार आपका है, शहर आपका है। खबर ऋषिकेश से है, जहां हरिद्वार रोड पर काली के ढाल के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। 14 जनवरी की शाम करीब 7 बजे जम्मू कश्मीर नंबर की एक कार फुटपाथ पर खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास मौजूद लोग घबरा गए। हादसे में कार का कंडक्टर साइड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं आपको बता दें, गनीमत रही कि चालक की जान बच गई। स्थानीय लोगों ने चालक को कार से बाहर निकाला। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह हादसा 16 दिसंबर को मनसा देवी रेलवे फाटक के पास हुए दर्दनाक हादसे की याद दिलाता है। उत्तराखंड में नर्सिंग बेरोजगारों का भर्ती को लेकर आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। लंबे समय से सरकारी विभागों के नियमितीकरण भर्ती की मांग कर रहे हैं। वहीं नर्सिंग अभ्यर्थियों ने अब 19 जनवरी को बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। वहीं नर्सिंग बेरोजगारों का कहना है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में भारी कमी के बावजूद वर्षों से भर्ती प्रक्रिया लंबित है, जिससे प्रशिक्षित नर्सिंग युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है, जिससे वे आंदोलन को और उग्र करने को मजबूर है। नर्सिंग बेरोजगारों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। पहले मैं सबसे पहले समस्त मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा, जन जन तक नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड की आवाज को पहुंचाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने हमें एकता विहार में पटकाया है, सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी आवाज को आम जनों तक पहुंचने से रोका जा सके। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे मीडिया कर्मियों का, जो लगातार हमारे एकता मंच उत्तराखंड की आवाज को पूरे प्रदेश भर में और राज्य में पहुंचा रहा है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक सरकार के द्वारा हमें मौखिक आश्वासन दिया गया है कि आपके बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक अनदेखी है और कहीं ना कहीं नजरअंदाज बिंदुओं को किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक हमें लिखित रूप में कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। साथ ही साथ 40 दिन हमारे धरने प्रदर्शन को एकता विहार में बने हुए हो गए हैं और अभी तक वहां पे जो सुविधाएं भी अगर हम देखे जाए, चाहे शौचालय से संबंधित सुविधाएं देखे जाए या आम दैनिक जीवन की सुविधाएं देखी जाए, वो वहां पे पर्याप्त जो हमारी महिला अधिकारी हैं, जो पुरुष अधिकारी वहां पे रह रहे हैं, उन लोगों को काफी परेशानी। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने काशीपुर के सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले को लेकर न सिर्फ जिले के पुलिस कप्तान पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि अपनी ही सरकार पर खुलकर निशाना साधते हुए कहा कि काशीपुर के युवा किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के लिए सीधे तौर पर उधम सिंह नगर के पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा जिम्मेदार हैं। काफी कठिनाइयां हुई। सुखवंत सिंह नाम के व्यक्ति ने जो आत्महत्या की है, बहुत ही
दुख देने वाला ये घटना है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। और वह जो वीडियो उन्होंने बनाई है, उस वीडियो ने कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो उन्होंने शब्द बोले हैं, उन शब्दों को आत्मसात करते हुए हमारे इस प्रदेश के धाकड़े धामी जी की जिम्मेवारी बनती है कि जनता मोदी जी पे विश्वास करके डबल इंजन की सरकार हमारी बनती। मिस्टर उत्तराखंड, मिस्टर टिहरी और मिस्टर मुनि की रेती का होगा चयन, प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। हर साल की तरह इस साल भी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन मुनि की रेती वर्ष 2025-26 की चैंपियनशिप करने जा रही है। आपको बता दें 21 जनवरी को 14 बीघा के चौहान वेडिंग पॉइंट में यह प्रतियोगिता होगी, जिसमें आसपास के इलाके में प्रतिभागी हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। प्रतियोगिता में मिस्टर उत्तराखंड, मिस्टर टिहरी और मिस्टर मुनि की रेती का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विशिष्ट अतिथि मेयर शंभू पासवान, नगर पंचायत अध्यक्ष विनीत विष्ट, पूर्व राज्य मंत्री संदीप गुप्ता और भाजपा के जिला महामंत्री प्रतीक कालिया करेंगे। इस संबंध में बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने अपनी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। ये जो प्रतियोगिता है ये चौथी बार हम लोग कराने जा रहे हैं। 2023 में हमने शुरू किया था आर्म रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग मिस्टर मुनिरित के साथ, लेकिन इस बार जो प्रतियोगिता है मिस्टर मुनिरिति, मिस्टर टिहरी, मिस्टर उत्तराखंड और मिस उत्तराखंड के साथ हम लोग ये प्रतियोगिता करा रहे हैं। इसमें जो है मिस्टर मुनिरिति ऋषिकेश को जोड़ा गया है और ये क्लासिक होगी ऋषिकेश और मुनिरिति के लिए। जो टिहरी होगा वो 55 प्लस से लेके 85 तक कैटेगरी के हिसाब से प्रतियोगिता में बच्चों को चुना जाएगा और प्रति कैटेगरी प्रतियोगिता को उसमें इनाम भी रखा गया है। फर्स्ट को जो है हमने 11,000 रुपए, मिस्टर टिहरी में 5100 और 3100 रुपए, मिस्टर उत्तराखंड में वो भी कैटेगरी के हिसाब से होगा, उसमें कैटेगरी वालों को इनाम रखा गया है। और जो इसमें फर्स्ट है उत्तराखंड में 21,000, 11,000 और 51। उत्तराखंड में इन दिनों बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में, जिसके तहत प्रदेश के सभी जनपदों में रिक्त पदों को भरने के लिए काउंसलिंग कराई जा रही है, जिसके चलते देहरादून जिले में भी बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की गई है, जिसमें अपेक्षा से कहीं अधिक अभ्यर्थी पहुंचे। जहां इस दौरान काउंसलिंग पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत केवल मेरिट के आधार पर की गई, तो वहीं मेरिट सूची के ऊपर स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ये सब वो हैं जिन्होंने डीएलएड के बाद TT1 क्वालिफाई कर रखा है, क्योंकि ये प्राइमरी इन्होंने सभी ने प्राइमरी के सहायक अध्यापक नियुक्ति होनी है, उसके लिए TT1 या CTET1 या UTET1, तो ये सब लोग डीएलएड हैं प्लस UTET या CTET1 क्वालिफाई हैं। इनकी हमने मेरिट बना रखी है, सबको पूरा अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित कर रखी है। सब बच्चों ने देख लिया मेरा कितना कौन से नंबर है, और हमको जनपद स्टेट से केवल 97 पोस्ट मिले हैं, वो भी टोटल बैकलॉग के बाद हैं। 47 SC रिजर्वेशन में और 50 पोस्ट हमारी ये दिव्यांग श्रेणी में, तो उसी के आज हम प्रमाण पत्रों की जांच कर रहे हैं कि इनका सही प्रमाण पत्र होंगे, तो उसके बाद हम इनको अपॉइंटमेंट लेटर निष्पत्त कर देंगे। कहाँ पर तैनाती होनी चाहिए इनकी? सब हमने विज्ञापन में लिखा कि सब चक्रता ब्लॉक फास्ट प्राइवेट हमारे, क्योंकि वहाँ अधिकांश स्कूल सिंगल स्कूल चल रहा है। राजधानी देहरादून के मियावाला क्षेत्र में रहने वाले पार्थ परमार का उत्तराखंड अंडर 14 साल वर्ग की क्रिकेट टीम में चयन होने से उनके परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है, तो वहीं उनके परिवार और क्षेत्रवासियों की ओर से उन्हें लगातार बधाइयों का संदेश मिल रहा है। आपको बता दें कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से बीते साल दिसंबर महीने में छिद्रवाला स्थित आयुष क्रिकेट अकादमी में अंडर 14 वर्ग के ट्रायल आयोजित किए गए थे, जिसमें मियावाला निवासी पार्थ परमार का चयन एक बल्लेबाज और विकेट कीपर के रूप में हुआ। मेरा नाम पार्थ परमार है। मैं अंडर 14 उत्तराखंड के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी के लिए, और हमारी टीम इंदौर के लिए रवाना हो रही है। तो हमारी सीयू के लिए हम बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, और हमने अब इस प्लेटफॉर्म में खड़े उतरना है और रन मारने हैं इस प्लेटफॉर्म में। नहीं, बहुत खुशी की बात है। पिछले 7 सालों से ये लगातार मेहनत कर रहा था, रोज एकेडमी जाना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ करना है। तो देर में
चयन हुआ, लेकिन खुशी की बात यह है कि जब किसान फसल लगाता है तो जब वो फसल पक जाती है तो उसका उचित मूल्य मिलता है। इसी तरह मुझे भी ऐसा लगा कि पिछले 2 साल इसका चयन नहीं हुआ तो थोड़ा निराशा हुई, लेकिन अब ऐसा लगा है कि सीओयू ने देखा है कि अब लड़का पूरा पक चुका है, तैयार हो चुका है, इतने मैच का अनुभव है, इतने शतक मार दिए, अच्छा विकेट कीपर है, तो सीओयू ने ये ध्यान दिया होगा कि अब लड़का खेलने के लिए। इसने जो मेहनत की है उसका कुछ मूल्य नहीं है। ये दिन रात मेहनत करता है और पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी इसका पहली रुचि इसकी खेल में है और पढ़ाई बाद में होती है। लेकिन मेहनत इतनी है इसकी कि सुबह अपनी पढ़ाई कर लेगा, उसके बाद ये अकेडमी चल जाएगा, फिर दिन में खाना खाने घर आएगा, फिर वो शाम को फिर अकेडमी चल जाएगा। लेकिन मेहनत बहुत करता है और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। वहीं उत्तराखंड विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक जागेश्वर धाम में मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान ज्योतिर्लिंग जागेश्वर महाराज घृत कमल की गुफा में 1 माह के लिए साधना रत हो गए। वहीं आप बता दें, मंदिर प्रबंधन समिति, पुजारी और ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने 251 किलो शुद्ध पहाड़ी घी से गुफा बनाकर घृत कमल की गुफा में ढक दिया। विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठानों के साथ गुफा का निर्माण शुरू हुआ। भगवान शिव अब फाल्गुन मास की प्रथम तिथि को इस गुफा से बाहर आएंगे। महीने भर शिव गुफा की श्रद्धालु पूजा अर्चना करेंगे और 1 माह के बाद शिव साधना से बाहर निकालेंगे। हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में काशीपुर निवासी किसान सुखवंत सिंह ने आत्महत्या किए जाने के मामले में मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस संवेदनशील प्रकरण की जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत द्वारा की जा रही है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया है कि आत्महत्या से पूर्व बनाए गए वीडियो में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। इसके अलावा वीडियो में नामजद लोगों की अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। देखिए, इसमें जो पूरा प्रकरण है इसमें शासन द्वारा मुझे जांच सौंपी गई है और उसमें कहा गया है कि आत्महत्या करने से पहले जो वीडियो सोशल मीडिया पे इनके द्वारा जारी किया गया तो उसमें जो गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं, प्राइवेट लोगों के विरुद्ध भी लगाए गए हैं और गवर्नमेंट के लोगों के विरुद्ध इसमें कुछ सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ भी उनके आरोप लगाए गए हैं। तो इन आरोपों की एक तो जांच की जाए, उनकी सत्यता, और दूसरी बात ये भी है कि इसमें जो अन्य लोग हैं और ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है इसकी एक जांच की जाए। उत्तराखंड में राशन कार्ड की ई-केवाईसी को लेकर अब भी कई पात्र लाभार्थियों के राशन से वंचित होने की आशंका जताई जा रही है। भारत सरकार के निर्देश के तहत प्रदेश भर में पिछले वर्ष राशन कार्ड को पूरी तरह डिजिटल करने के उद्देश्य से ई-केवाईसी अभियान चलाया गया था। सरकार की ओर से इस प्रक्रिया की समय सीमा जो है 2 बार बढ़ाई गई, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई थी। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने स्पष्ट किया था कि ई-केवाईसी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राशन कार्ड का लाभ वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। देखिए, राशन कार्ड पूरी तरीके से डिजिटल व्यवस्था के अंतर्गत आ सके, इसके लिए ई-केवाईसी की जा रही थी। ये एक भरकस कोशिश थी भारत सरकार की ओर से दिशा निर्देशों के क्रम में कि जहां पर पात्र व्यक्ति ही जो है वो राशन कार्ड धारक या उसका लाभार्थी बने। खासकर जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक है या हमारे पीएचएच के कार्ड धारक है, उनके लिए विशेषतः इसको सुनिश्चित किया जा रहा था कि जो है बायोमेट्रिक व्यवस्था या फिर आंखों की रेटिना के माध्यम से जो है वो पूरी तरीके से डिजिटली जो है उनका राशन कार्ड उस रूप में पंजीकृत हो, जिसकी एक कोशिश की गई थी, जिसको लेकर लगातार जन जागरण भी किया गया और जिसको लेकर ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी जो व्यक्ति पात्र हैं वो ई-केवाईसी कराएं। समय दर समय पर जैसे जैसे लोगों का समय की डिमांड है कि इसका समय विस्तार किया जाए। खबर देहरादून से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने पुलिस कार्यालय में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की। आपको बता दें कि गोष्ठी में साल 2025 में घटित अपराधों और उनके अनावरण की सर्किलवार समीक्षा की गई। वहीं एसएसपी ने 107 बीएनएसएस के तहत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों की अवैध संपत्तियों की कुर्की जब्ती की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। वहीं बैठक में चेन स्नैचिंग,
वाहन चोरी, एनडीपीएस, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत की गई कार्रवाइयों की समीक्षा की गई। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूं, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया, वहां कम से कम 200 मोर थे जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की है। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता कृष्ण अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार।
लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के खड्डी मोहल्ला निवासी 32 वर्षीय रवि कुमार पिछले 3 साल से लकवे सहित कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। डॉक्टर ने उसके सिर का बड़ा ऑपरेशन जरूरी बताया है, परंतु परिवार के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, जिसके बाद रवि की मां सुशीला देवी ने भावुक होकर प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित सरकार, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों से मदद की गुहार लगाई है, ताकि रवि को जिंदगी जीने का एक और मौका मिल सके। ये 3 साल से हैं बीमार और सीरियस में पड़े हैं। ऐसा मैंने कोई विधायक नहीं छोड़ा, कोई नेता नहीं छोड़ा जिससे मैंने अपनी मदद मांगी नहीं। मेरी एक खाली विधायक जी ने थोड़ी मदद करी 2000 रुपए की, और बाकी नेता ने किसी ने मेरी लालकुआं क्षेत्र में मदद नहीं करी। ना कोई मेरे दरवाजे देखने आया मेरे बच्चे के लिए। हम बुढ़िया बुढ़ा दोनों इसकी इलाज में इसकी उसमें लगे। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता, गरीब हैं, 4-5 लड़कियां हैं, बताओ क्या करें क्या नहीं करें। पिताजी का काम भी छूट गया। सुशीला तिवारी मैंने दिखाया, दिल्ली भी दिखा लाई, सब जगह मैंने दिखा लाई, लेकिन डॉक्टर ने कही कि ऑपरेशन होगा। अब क्या करोगे, ऐसे सेवा पानी करना है, आप सेवा पानी करो। उत्तराखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। वहीं अब देहरादून पहुंचे परम पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज ने प्रदेश को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की भी बात कही है। महाराज का कहना है कि प्रदेश में तीर्थटन और पर्यटन को लेकर काफी लोग आते हैं, लेकिन दोनों ही विषयों में फर्क करने की जरूरत है। अब देश का शीर्ष नेतृत्व भी इस बात को समझने लगा है कि ऐसे में राज्य सरकार को भी पर्यटन क्षेत्रों का तो विकास करना ही चाहिए, लेकिन साथ में उसमें छिपे अध्यात्म को भी बढ़ावा देना चाहिए। देखो, हमने अभी बताया ना कि कोई भी चीज है उसको जब तक अग्रणी लोग नहीं स्वीकारेंगे, नहीं आह्वान करेंगे। अब एक समय आया है, रोज हम देखते हैं इन दिनों कहीं कोहरा आ जाता है, कि बादल आ जाते हैं, सूर्य का प्रकाश ढक जाता है, फिर हवाएं चलती हैं, बादल छटते हैं, फिर प्रकाश होता है। तो हमें लगता है ये समय ऐसा है कि जब हमारे अध्यात्म, हमारी संस्कृति पर आया हुआ कुहासा छटने लगा है। अब देश का जब शीर्षस्थ व्यक्ति यहां आकर ये कहता है कि उत्तराखंड विश्व की राजधानी बने अध्यात्म की, तो इसका मतलब वह सोच अब ऊपर से नीचे तक बढ़ रही है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।